आइटम नंबर 23, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। श्री हरीश द्विवेदी प्रस्ताव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति जी की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 31 जनवरी 2022 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर पार्टी ने मुझे बोलने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने मोदी सरकार का जो मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार के द्वारा विभिन्न बुनियादी सुविधाओं को कैसे गांव, गरीब, किसान, मजदूर तक पहुंचाया जाए, इस पर भी अपनी बात रखी है। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है उस पर भी चर्चा की है। साथ ही साथ गरीबों को प्लीज लेट द हाउस बी इन ऑर्डर प्लीज। साथ ही साथ गरीबों के लिए मोदी सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं उस पर भी प्रकाश डाला है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, इस समय भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं और इस अमृत महोत्सव में मोदी सरकार ने देश के महापुरुषों को सम्मान देने के दृष्टि से, देश के ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को कैसे विकसित किया जाए, इस दृष्टि से कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। जहां अमृत महोत्सव में सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए उनका एक भव्य स्मारक, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्मारक बनाने का काम मोदी सरकार ने किया, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए उनको सम्मान देने के दृष्टि से दिल्ली में एक स्मारक बनाने का काम मोदी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कह सकता हूं, ऐसे तमाम महापुरुष जो इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दिए, इस देश को की एकता अखंडता के लिए पूरा जीवन अपना लगा दिए, ऐसे महापुरुषों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने किया है। मैं ये कह सकता हूं कि चाहे सरदार पटेल रहे हों, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे ऐसे तमाम महापुरुष, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बहुत बड़ा योगदान इस देश को के लिए किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ऐसे महापुरुषों को सम्मानित नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने केवल एक परिवार को सम्मान देने का काम किया और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जिस सरदार पटेल को दुनिया में लोग उनका सम्मान करते थे, हिंदुस्तान के सिरमौर थे, उस सरदार पटेल के बारे में भी कांग्रेस पार्टी ने भुलाने का काम किया। और मैं कह सकता हूं कि मोदी सरकार आने के बाद मोदी जी ने कहा कि सरदार पटेल की जितनी ऊंचाई थी, उनका जितना बड़ा व्यक्तित्व था, उस ऊंचाई के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक बनाने का काम हम करेंगे और हमने केवड़िया में किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मारक 23 जनवरी जो उनकी जयंती है, 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस का शुभारंभ मोदी सरकार ने किया और दिल्ली में इंडिया गेट के पास उनका भव्य स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार कर रही। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में
एक बात मैं जरूर कहूंगा, हमारे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मोदी सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित कर रही है, वहीं पर एक ऐसी घटना घटी उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और इस लोकसभा के सांसद, उन्होंने एक सभा में कहा कि सरदार पटेल और जिन्ना के बारे में बचपन से स्कूलों में पढ़ाया जाता, हर बच्चा ये जानता है जिन्ना का हिंदुस्तान के प्रति क्या योगदान रहा है, जिन्ना की क्या भूमिका रही है। सबको ये पता है जिन्ना ने इस देश को तोड़ने का काम किया, जिन्ना ने इस देश के बंटवारा करने का काम किया। लेकिन एक सभा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करके सरदार पटेल का अपमान किया। इसकी मैं इस सभा के माध्यम से घोर निंदा करता हूं, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें भी वोट की राजनीति कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने खोजने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जिन्ना हमारे आदर्श हैं, जिन्ना ने जितना योगदान सरदार पटेल का है, जितना योगदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, जितना योगदान चंद्रशेखर आजाद जी का है, जितना योगदान अन्य नेताओं का है, उतना ही योगदान जिन्ना का है। इस नाते मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए काम किया, उनको अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो सेंट्रल हॉल में संयुक्त सदन में उन्होंने संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को कहा था कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर के चलेगी और उस पर काम करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर को समर्पित हमारी सरकार होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था नौजवान, माताओं, बहनों को समर्पित हमारी सरकार होगी। लेकिन शायद उस समय हम लोगों के ध्यान में भी ये नहीं आया कि इसका मतलब क्या होता है। और उस समय सबका साथ सबका विकास का जब नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया तो तमाम विपक्ष के नेताओं ने हंसी करने का काम किया। लेकिन सबका साथ सबका विकास होता क्या है, गरीबों मजदूरों को समर्पित सरकार होती क्या है, इसका उदाहरण जब धीरे धीरे हमारी सरकार काम करना शुरू की तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा कि हिंदुस्तान में हर गरीब के घर तक हम बिजली की रोशनी पहुंचाएंगे। हमारी सरकार ने केवल कहा नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बना करके हर गांव तक खंबा, तार, ट्रांसफार्मर पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया, जो शायद 20, 25, 30 साल पहले मिल जाना चाहिए था। गरीबों का हक था। सरकारें गरीबों के लिए होती है, सरकारें अमीरों के लिए नहीं होती हैं। गरीबों को हर प्रकार का अधिकार मिल जाए, हर प्रकार की सुविधा मिल जाए, इसके लिए सरकारें होती हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर गांव तक खंबा, तार, ट्रांसफार्मर पहुंचाया। साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा खंबा, तार, ट्रांसफार्मर पहुंचाने से केवल गरीबों के घर में रोशनी नहीं पहुंचेगी, तो गरीबों के घर में सौभाग्य योजना बना करके करोड़ों गरीबों के घर में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन और मीटर देने का काम मोदी सरकार ने किया। और इस नाते मैं ये कह सकता हूं कि मोदी सरकार ने हर गरीब की चिंता की। गरीब के घर में भी बिजली की रोशनी पहुंचनी चाहिए, गरीब के बच्चे को भी बिजली की रोशनी में पढ़ाई करने का अवसर मिलना चाहिए, गरीब के बच्चे को भी गर्मी में पंखे की हवा में आराम से उसको नींद आ जाए, जिससे वो अच्छी पढ़ाई कर सके। यह व्यवस्था अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा हर गरीब को हम प्रधानमंत्री आवास बना करके देंगे, उसका यह अधिकार है। सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि उनको प्रधानमंत्री आवास, उनका हर गरीब का अपना छत होना चाहिए। उस दिशा में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना बनाया और उसके तहत 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास बना करके देने का काम हमारी सरकार ने किया। अभी इसी बजट में जो कल बजट पेश हुआ है, मोदी सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और 80 लाख और प्रधानमंत्री आवास बना करके देने का काम मोदी सरकार ने किया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मोदी सरकार ने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, उस पर चलते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर का विकास कैसे होता है, इस दिशा में मोदी सरकार ने प्रयास किया। इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा था कि हम स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे, हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाएंगे, हिंदुस्तान स्वच्छ सुंदर बनना चाहिए। और इसके लिए देशवासियों से उन्होंने आह्वान किया कि हम सभी के घरों में शौचालय बनाएंगे, सब लोग उसका सहयोग करें।
कहा नहीं 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय पूरे देश में बना करके मोदी सरकार ने दे दिया। उत्तर प्रदेश में अकेले 2 करोड़ 60 लाख शौचालय मोदी सरकार ने गरीबों का बनवाया। तो हमने शौचालय भी बनवाया, प्रधानमंत्री आवास भी बनवाया, हमने हर घर में बिजली का कनेक्शन भी दिया। और इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर गरीब माताएं बहनें जिनके घर में लकड़ी पर खाना बनता है, कंडी पर खाना बनता है, धुएं के कारण गरीब माताएं बहनें बीमार हो जाती हैं, उनकी दवा नहीं हो पाती तो अपना पूरा जीवन उसी बीमारी में काट देती हैं, या ज़्यादा बीमारी होती है तो मर जाती हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बना करके पूरे हिंदुस्तान में 8 करोड़ से ज़्यादा गरीब माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन देने का काम मोदी सरकार ने किया। आज उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ गैस का कनेक्शन अकेले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिया। तो हमने गैस का कनेक्शन भी दिया, हमने प्रधानमंत्री आवास भी बनवाया, हम बिजली का कनेक्शन भी दिए, शौचालय भी दिए। और इतना ही नहीं, हमारी केंद्र की सरकार पहले से ही गरीबों को मुफ्त में राशन देने का काम कर रही, जिससे खाने के कारण खाने के अभाव में कोई गरीब को किसी प्रकार की समस्या न आए, हर व्यक्ति को खाने की व्यवस्था हो जाए। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत हर गरीब को मुफ्त में राशन देने का काम मोदी सरकार कर रही। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा तमाम ऐसे गरीब हैं जो बीमार हो जाते हैं, हम लोगों के पास भी आते हैं। एक सांसद होने के नाते प्रधानमंत्री केयर फंड में हम लोग पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री को कि हमारे क्षेत्र का गरीब व्यक्ति बीमार है, इसकी दवा नहीं हो पा रही थी, इसको कुछ पैसा मिल जाए। लेकिन साल में अधिकतम 32 से 40 लोगों की दवा हम करा सकते हैं। तमाम गरीब ऐसे हैं जो आते हैं, हम उनकी मदद नहीं कर सकते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी को जब यह बात पता चली, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बना करके हिंदुस्तान के 50 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मुफ्त में दवा कराने का काम मोदी सरकार ने किया है। और उत्तर प्रदेश में भी करोड़ों रुपए की लागत से लोगों की दवा हुई। तो हमने दवा कराने का काम भी किया, हमने राशन देने का काम भी किया, हमने प्रधानमंत्री आवास भी देने का काम किया, हमने घर में बिजली पहुंचाने का काम किया, हमने गैस का कनेक्शन देने का काम किया। और इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों की आमदनी दुगना करनी। तो किसानों की आमदनी दुगना कैसे होगी? तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर किसान की मिट्टी, खेत की मिट्टी की जांच कराएंगे। उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया और 12 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड मोदी सरकार ने बनवाया। और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आमदनी कैसे दुगनी हो, इसके लिए जो किसानों के उपकरण होते हैं उसको मुफ्त में देने का काम या उस पर सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार ने किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बना करके मोदी सरकार ने हर किसान के खाते में साल में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपया डालने का काम किया। उत्तर प्रदेश में अकेले 3.25 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया 4 महीने पर जा रहा है। तो किसानों की आमदनी भी दुगनी हो, गरीबों का कल्याण भी हो, इस दिशा में हमारी सरकार ने किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा दिल्ली, बंबई, बड़े बड़े शहरों में 24 घंटा बिजली आती है। और बिजली कैसे आएगी? जब खंभा तार ट्रांसफार्मर होगा। खंभा तार ट्रांसफार्मर हमने उत्तर प्रदेश में पहुंचा दिया, लेकिन 14 से 17 तक उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार थी जो केंद्र सरकार का सहयोग नहीं कर रही थी, सहयोग ले नहीं रही थी, सहयोग दे नहीं रही थी। और इस कारण उत्तर प्रदेश में 2 से 4 घंटा बिजली आ रहा था। उत्तर प्रदेश में 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश में हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। जिसकी सरकार केंद्र में है उसी की सरकार हम उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आती है। योगी सरकार ने संकल्प लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर का विकास होना चाहिए, उनको विभिन्न प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। जो सुविधाएं अमीरों को मिलती हैं वो गरीबों को मिलना चाहिए, ये संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का था। और उस दिशा में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था कैसे ठीक हो, हर गरीब के घर में 24 घंटा बिजली आए, ये व्यवस्था करने का काम योगी सरकार ने किया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 22 से 24 घंटा बिजली देने का काम कर रही है। हम बिजली नहीं दे पाते थे पहले, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हम बिजली नहीं दे पाते थे। आज चुनाव आ गया है, अब चुनाव के समय में वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो घोषणा कर रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे।
अब उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है, जब आपकी सरकार में बिजली ही नहीं आती थी तो आपका फ्री देने का मतलब क्या है? आज उत्तर प्रदेश की जनता कहीं न कहीं ये महसूस कर रही है कि जो सुविधाएं हमको पहले मिल जाना चाहिए था, जो सुविधाएं हमको 20-25 साल पहले मिल जाना चाहिए था, वो मोदी सरकार आने के बाद, योगी सरकार आने के बाद वो सुविधाएं हमको मिल रही है। मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी उस समय पूरे हिंदुस्तान उस समय जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराया जाए, तिरंगा का अपमान होता था, तिरंगा जलाया जाता था, वहां पर लोग धमकी देते थे कि कोई तिरंगा फहराने आएगा तो उसको यहां से वापस नहीं जाने देंगे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी 92 में गए थे श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने, और उस समय हमारे उसके पहले जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस समय नारा दिया था, एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उनको जेल में डाल दिया गया, रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई, और तब से लाखों की संख्या में लोगों ने जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का सपना देखते हुए लोग शहीद हो गए। हमारी पार्टी और देश के तमाम राष्ट्रवादी लोगों का यह संकल्प था कि जो कानून उत्तर प्रदेश में लागू है, जो बिहार में लागू है, जो दिल्ली में लागू है, जो बंबई में लागू है, जो बिहार में लागू है, जो उत्तराखंड में लागू है, वही कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। लेकिन बरसों तक वहां पर धारा 370-35 से लागू था। मोदी सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, हमारे गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसको चरितार्थ करना है। और 5 अगस्त 2019 को इसी लोकसभा में हमारी सरकार ने बिल ला करके 35A भी समाप्त कर दिया, धारा 370 भी समाप्त कर दिया। जो अधिकार जम्मू कश्मीर में पिछड़ों को नहीं मिलता था, दलितों को नहीं मिलता था, महिलाओं को नहीं मिलता था, वो अधिकार देने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने किया है। इस नाते माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए भी बधाई दूंगा, अभिनंदन करूंगा कि हमारे देश के हजारों, लाखों, करोड़ों ऐसे राष्ट्रभक्त जिनका ये सपना था, एक देश में एक ही निशान होना चाहिए, एक ही प्रधान होना चाहिए, एक ही विधान होना चाहिए, उसको चरितार्थ करने का काम मोदी सरकार ने किया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। हमारी पार्टी लगातार, आदरणीय मुलायम सिंह जी बैठे हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। हमारी पार्टी और देश के करोड़ों ऐसे लोग जिनको भगवान राम में आस्था थी, आस्था है, वो लगातार उनका सपना था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। लाखों करोड़ों का लोगों ने वहां पर कार सेवा किया, वहां पर गोलियां चलवाई गई, सैकड़ों लोग शहीद हुए, हजारों लोग घायल हुए। और शायद जब हम लोग चुनाव में जाते थे तो यही समाजवादी पार्टी के नेता घूम घूम करके कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये हमको टंट कसते थे, ताना देते थे, लेकिन शायद इनको यह नहीं पता था कि मोदी सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया कि इसकी सुनवाई करके जल्द से जल्द इसका डिसीजन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और हमने जो कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और डेट भी बताएंगे, 5 अगस्त 2020 को वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें शिलान्यास किया और भव्य राम मंदिर का निर्माण वहां पर हो रहा है। यह गर्व होता है कि हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, देश के करोड़ों लोग जिनको भगवान राम में आस्था है, इस देश में आस्था है, उनका ये संकल्प था, उनका ये सपना था, उसको पूरा करने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार और योगी सरकार ने किया। इतना ही नहीं, काशी के बारे में कहा जाता है काशी एक प्राचीन नगरी है, बाबा भोले के त्रिशूल पर टिकी हुई नगरी है। लेकिन काशी, बाबा काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वो गलियों में था, 5000 स्क्वायर फीट में सिमटा हुआ था। लोगों को जाने में परेशानी होती थी, लोग दर्शन करने के लिए घंटों इंतजार करते। तमाम विपक्ष के नेता भी दर्शन करने तो जाते ही हैं, पार्लियामेंट में भले समर्थन न करें, लेकिन कहीं बाहर मिलते हैं कहते हैं भाई मोदी जी ने तो कमाल कर दिया। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि बनारस वैसे भी गलियों का शहर है, सकरा शहर है, वो कोई इतना विस्तार दे सकता है, इतना अच्छा विकास कर सकता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना करके काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का
विकास किया। और इतना ही नहीं, मैं ये गर्व से कह सकता हूं, आज पूरा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, बाबा के काशी विश्वनाथ को मानने वाले लोग हैं, बाबा भोले को मानने वाले लोग हैं, उनको भी गर्व हो रहा है कि जो 5000 स्क्वायर फीट का परिसर था वो आज 6 लाख स्क्वायर फीट का परिसर बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने किया। हमने जब कहा था कि हमारे देश के जो महापुरुष हैं उनको भी हम सम्मान देंगे, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उसका हम विकास करेंगे, तो हमने कहा नहीं, हमने किया। भव्य राम मंदिर का निर्माण का रास्ता भी साफ हुआ, वहां शिलान्यास हुआ, भव्य बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास हुआ, और इतना ही नहीं, मां विंध्यवासिनी का जो दरबार है विंध्याचल में, उस कॉरिडोर का, हमारी अनुप्रिया जी हैं वहां की सांसद हैं, वहां कॉरिडोर का बना करके वहां का विकास हुआ है। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में हम लोग संकल्प लिए हैं कि हम मथुरा का भी विकास करेंगे, वृंदावन का भी विकास करेंगे, भगवान कृष्ण की नगरी को और सजाने का काम हमारी सरकार करेगी। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे जो आराध्य देव हैं उनका जो जहां जन्मभूमि है उसका विकास होना चाहिए, वहां पर्यटकों को आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। और मैं ये कह सकता हूं, जब से राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है और जब से काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास हुआ है, तब से लाखों की संख्या में पर्यटक वहां पर जा रहे हैं, बिजनेस डेवलप हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, पूरी दुनिया के लोग वहां पर आ रहे हैं, विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं, तो आर्थिक दृष्टि से भी लोग मजबूत हो रहे हैं। इस प्रकार का विकास करने का काम मोदी सरकार और योगी सरकार ने किया। इतना ही नहीं, मैं ये कह सकता हूं, चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इन सभी स्थानों का विकास अगर किसी ने किया है तो मोदी सरकार और उत्तराखंड की हमारी पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया है। वहां पर अच्छी सड़कें बनाई गई कि हमेशा किसी भी मौसम में हम जा सकते हों, इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है। रही विकास की चर्चा जब होती है तो सड़कों की चर्चा आना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश 2014 के पहले पूरे देश में 90,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बना था। आज की तारीख में मोदी सरकार के नेतृत्व में, हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में, हिंदुस्तान में 1,40,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग करने का काम हमारी सरकार ने पिछले 7.5 वर्षों में किया है। उत्तर प्रदेश में तमाम सड़कें, मेरठ से आप दिल्ली से मेरठ जाते थे 3 घंटा 4 घंटा लगता था, आज आप जाइए, मानी सभापति जी, आप भी अगर कभी जाइएगा तो आप दिल्ली से निकलेंगे 40 से 50 मिनट में आप मेरठ पहुंच जाएंगे। हमारी उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार ने 84 कोसी परिक्रमा, जो लोग नहीं जानते हैं, वैसे तमिलनाडु वाले भी जानते होंगे हमारी बात, अगर समझ रहे होंगे, आंध्रा वाले भी जानते हैं, कर्नाटक वाले भी जानते हैं। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, भगवान राम की जन्म के लिए राजा दशरथ ने जहां पुत्रेष्ट यज्ञ की थी, वह 84 को, जहां से 84 कोसी परिक्रमा शुरू होता है, वह पुण्य भूमि हमारे संसदीय क्षेत्र बस्ती से प्रारंभ होता है, और वहां से 84 कोसी परिक्रमा लोग करते हैं। वह परिक्रमा मार्ग बरसों से किसी सरकार ने चिंता नहीं की, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने संकल्प लिया कि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को हम महामार्ग बनाएंगे, और संकल्प नहीं लिया, उसका शिलान्यास पिछले महीने हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी बस्ती में जाकर के किए। 4 लेन की सड़क परिक्रमा मार्ग का बन रहा है। भगवान राम, मां सीता की यादों से जुड़ा हुआ मार्ग, जो अयोध्या से चल करके सीतामढ़ी तक, जनकपुरी तक जाता है, वह मार्ग जर्जर था, किसी ने उसकी चिंता नहीं की। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने संकल्प लिया कि भगवान राम और मां सीता, बिहार में जनकपुर पड़ता है, मां सीता, अरे हम सब बता रहे हैं, हमारे पास है, हमको 1 घंटे का समय है, हम सब बताएंगे। श्रमिकों के लिए क्या हुआ, नौजवानों के लिए क्या हुआ, किसानों के लिए क्या हुआ, मैं सब चर्चा करूंगा, आप सुनिए हमारी बात। राम जानकी मार्ग बनाने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया, वो भी काम चल रहा है। भगवान राम जब बन गए थे चित्रकूट, तो अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक राम वनगमन मार्ग को राष्ट्रीय महामार्ग बनाने का काम किया अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। लखनऊ रिंग रोड, बनारस रिंग रोड, मेरठ रिंग रोड,
तमाम ऐसे रिंग रोड, गोरखपुर रिंग रोड बनाने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। और मैं ये कह सकता हूं कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे देश में सबसे ज्यादा स्टेट एक्सप्रेस वे अगर कहीं पर बना है तो उत्तर प्रदेश में बना है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो 11 जिलों को जोड़ता है वो बन करके तैयार है, उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे वो भी बन करके तैयार हो गया, चल रहा है, उसका उद्घाटन भी हो गया। गंगा एक्सप्रेस वे उसका शिलान्यास हो गया, शाहजहांपुर से शिलान्यास हुआ, वो भी सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। तो तमाम ऐसे एक्सप्रेस वे बनाने का काम केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने किया है। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि नौजवानों के लिए क्या किया, अब मैं उस पर आ रहा हूं। मोदी सरकार आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नौजवानों को कैसे अधिक से अधिक रोजगार दिया जाए, इस पर हमको चिंता करनी चाहिए। और उसके लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बना करके गरीब नौजवानों को 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से उपलब्ध हो जाए, कम इंटरेस्ट पर उपलब्ध हो जाए। यह व्यवस्था अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। और पूरे देश में 16 करोड़ ऐसे गरीब नौजवानों को मुद्रा बैंक से लोन दिया गया है, वो अपना रोजगार कर रहे हैं। उनको रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया। 16 करोड़ मैं बोल रहा हूं, 16 करोड़ गरीबों को रोजगार देने का काम मोदी सरकार ने मुद्रा बैंक के माध्यम से किया है। और केवल मुद्रा बैंक नहीं, केंद्र सरकार की जितनी नियुक्तियां हुई हैं, चाहे रेलवे की नियुक्ति हो, चाहे किसी भी विभाग की नियुक्ति हो, पारदर्शिता के साथ हुई हैं, ईमानदारी से हुई हैं, बगैर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के हुई हैं, बगैर भेदभाव, भाई भतीजावाद के बगैर हुआ है। निष्पक्षता से, ईमानदारी से मोदी सरकार ने नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है, नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। और यही नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की भी चर्चा जरूर करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, पूर्वांचल के बस्ती जिले से आता हूं। बस्ती जिला पिछड़ा जिला है। राष्ट्रपति के मैं अभिभाषण में बोल नहीं, राष्ट्रपति के भाषण में उत्तर प्रदेश को कैसे इग्नोर किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। और सब लोग, सारे नेता कहते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी को हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी को, सारे नेता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से होकर के ही दिल्ली का रास्ता है। तो अब दिल्ली में चर्चा हो और उत्तर प्रदेश की चर्चा ना हो तो मुझे लगता है कि अन्याय होगा। माननीय सभापति जी, इस नाते मेरा आपसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश पर मुझे जरूर बोलने का अवसर दिया जाए। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है। अभी कल कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने सर बोलने दीजिए भाई, सर देखिए, हम एकदम डिस्टर्ब नहीं करते, हमको बोलने दीजिए। कल कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी, कल कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कहीं पर एक टिप्पणी की, और टिप्पणी ये थी कि मोदी जी गंगा में डुबकी लगाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि काश आपके जो मुखिया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अगर डुबकी गंगा में लगा लिए होते तो जो उनके वंशज आज मंदिरों के सामने कोट के ऊपर जनेऊ लटका करके घूम रहे हैं और अपने आप को हिंदू सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, वो न करना पड़ता। मुझे ठीक से याद है, कुछ दिन पहले मोदी सरकार आने के पहले, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के पहले, लोगों को शर्म आती थी मंदिर में जाने से। कुंभ का मेला, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, वो मुख्यमंत्री थे, कुंभ का मेला लगा था, उस समय गंगा स्नान नहीं करने गए क्योंकि उनको डर लग रहा था कि गंगा स्नान करने जाएंगे, मंदिर का दर्शन करने जाएंगे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाएंगे तो हमारा वोट हमसे छिटक जाएगा। लेकिन आज मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में इस प्रकार का माहौल बन गया है कि सब लोगों को मजबूर होकर के ये साबित करना पड़ रहा है, हम भी हिंदू हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी गंगा स्नान करते हैं। अभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो अपना फोटो डालते हैं, मंदिर में जाते हैं तो फोटो डालते हैं। पहले अगर घर में भी पूजा करते थे, कहीं लड़का हो गया या किसी शुभ कार्य में, तो छुपा करके पूजा करते थे, उनको डर लगता था कहीं वोट हमारा चला ना जाए। और इस नाते आज पूरे हिंदुस्तान में
सबको यह गौरव अगर पैदा हुआ है, यह गौरव देने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है कि सबको मजबूर हो जाना पड़ा कि हमको भी मंदिर जाना चाहिए, हमको गंगा स्नान करना चाहिए। आज अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि हम जब आएंगे तो इससे भी अच्छा भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। अब उन्होंने कहा तो उसका उत्तर तो मुझे माननीय अध्यक्ष जी देना ही पड़ेगा। अरे किसने रोका था? आपके पिताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कार सेवकों पर गोलियां उसी समय चलाई गई थी, सैकड़ों कार सेवक उस समय मारे गए थे, हजारों कार सेवक घायल हुए थे, और उस समय यह नारा दिया गया था परिंदा पर भी नहीं मारेगा। उस समय भी कार सेवक वहां तक पहुंच गए थे। बरसों से वहां आंदोलन चल रहा है। राम जन्मभूमि पर एक छोटे से छतरी में प्लास्टिक के भगवान राम विराजमान थे, किसी ने चिंता नहीं की। जब मोदी सरकार ने शिलान्यास कर दिया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उनको भी लग रहा है कि कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, तो भी कह रहे हैं अरे भाई कैसे आप बनवाएंगे, आपको तो एक विशेष वर्ग का वोट लेना है। हम उस वर्ग के विरोधी नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हमने प्रधानमंत्री आवास बनाया तो सबके लिए बनाया, हमने शौचालय बनाया तो सबके लिए बनाया, हमने घर में बिजली पहुंचाई, सबके भी घर में बिजली पहुंचाई, हमने मुद्रा बैंक में लोन दिया तो सबको दिया। हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन तुष्टीकरण भी हम नहीं करते। भगवान राम का जहां जन्मभूमि है वहां राम मंदिर बनना चाहिए, बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का विकास होना चाहिए। यह चिंता अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया, और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया। अब कानून की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है पूरे देश में। स्वाभाविक रूप से लॉ एंड ऑर्डर प्रदेशों का मामला होता है, लेकिन चर्चा मैं इसलिए करूंगा कि जब उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो लोकसभा में, दिल्ली की लोकसभा में तमाम लोग हंगामा करते हैं, इसलिए जवाब देना जरूरी है। यहां पर हंगामा करते हैं उत्तर प्रदेश में। आपको याद होगा माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में जो पिछली सरकारें थी, उन सरकारों के समय में नारा दिया जाता था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो खाली जमीन है वो जमीन हमारी है। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उस संविधान में यह कहा गया है कि जब न्याय, कानून का राज होगा तभी लोगों को न्याय मिलेगा। दादा, आप हमसे बहुत ज्यादा जानकार हैं। कानून के राज में ही गरीबों को न्याय मिलता है, गरीबों को अधिकार मिलता है, और जब कानून का राज नहीं होगा तो गरीबों को अधिकार नहीं मिलेगा, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि तमाम पुरानी सरकारों में, सपा बसपा की सरकारों में, तमाम माफियाओं के द्वारा गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया जाता था, गरीबों के घरों पर कब्जा किया जाता था, हत्या, बलात्कार, अपहरण, लूट जैसी घटनाएं होती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने संकल्प लिया कि जो गुंडे हैं वो या तो जेल चले जाएं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, और इतना ही नहीं, जो तमाम माफियाओं ने गरीबों की जमीन पर कब्जा किया था, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा करके ऐसे अवैध जमीनों को सरकारी अधिकृत कर लिया, और 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी कब्जे में लिया है। आज वहां गरीबों के आवास बन रहे हैं, गरीबों का आशियाना बन रहा है। आज गरीबों को भी यह महसूस हो रहा है कि जो मोदी सरकार केंद्र में है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, यह सही मायनों में गरीबों की हितैषी है, गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, गरीबों के विकास के लिए काम कर रही है। इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है, और इस नाते मैं ये कह सकता हूं कि मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, और बगल में ही उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, इस नाते उसकी भी मैं चर्चा करूंगा कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में एक आपदा आई थी। उस आपदा में हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी चौबे जी भी फंस गए थे, भगवान ने उनको बचाया। उस समय किसी को कल्पना नहीं थी कि इतने जल्दी वहां का विकास हो जाएगा, पुनर्निर्माण हो जाएगा, लेकिन मोदी जी ने संकल्प लिया। उस समय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहां से आकर के उन्होंने कहा था कि इसका विकास होगा, और केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद
केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का, चारों धाम का विकास हमारी सरकार ने किया है। और इस नाते मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने जिस प्रकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यह नारा हमारी सरकार ने दिया। और हम केवल नारा नहीं दिए, आपने देखा अभी पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा लड़कियों को बराबर अवसर मिलना चाहिए। 18 साल उनकी शादी की उम्र थी, हमारी सरकार ने 21 साल किया कि लड़कियों को बराबर पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, बराबर अधिकार मिलना चाहिए। इस दिशा में मोदी सरकार ने काम किया। आज गांव की तमाम अनपढ़ महिलाएं, गरीब महिलाएं, जिनके पास कोई साधन नहीं था रोजगार करने का, छोटा मोटा कुटीर उद्योग चलाने का, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सहायता समूह बना करके हिंदुस्तान में 20 लाख स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, 20 लाख। और उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश में 10 लाख स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। वहां पर हम उनको फाइनेंस करते हैं, उनको बगैर इंटरेस्ट के फाइनेंस होता है और उससे करोड़ों महिलाएं जुड़ी हुई। सबका विकास हो रहा है, सबको आगे बढ़ने का अवसर मोदी सरकार दे रही है। आज वो भी अपने घर में खुशहाल हैं। कुटीर उद्योग के माध्यम से कुछ जो ग्रामीण अरे भाई सुनिए, ग्रामीण पृष्ठभूमि की हमारी जो तमाम काम होते हैं उसको करके वो अपना रोजी रोटी चला रही हैं। तो इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि तमाम ऐसा विषय, जो कोई विषय नहीं हो सकता, उस विषय की चर्चा लगातार तमाम नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं अब कोविड की चर्चा करूंगा। अरे भाई साहब, आपको बोलना होगा तो बोलिएगा, हमको बोलने नहीं दीजिए। हमको वो देखिए, हमारे नेताजी को मैं बोल रहा हूं, नेताजी एकदम शांत से सुन रहे हैं। कोविड की चर्चा करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, पूरी दुनिया में एक कोविड महामारी जब आई तो पूरी दुनिया में लोगों को यह लगता है, या लगता था, शायद अब वो धारणा मोदी सरकार ने बदल दिया। लोगों को यह लगता था कि अमेरिका शक्तिशाली देश है, विकसित देश है, यहां पर स्वास्थ्य की अच्छी सेवाएं हैं, ब्रिटेन अच्छा विकसित देश है, रूस विकसित देश है, चाइना विकसित देश है, तमाम जर्मनी से लेकर तमाम देशों को लगा कि हम तो कोविड से निपट लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान कैसे निपटेगा? यहाँ स्वास्थ्य की अच्छी सेवाएं नहीं हैं, यहाँ पर आबादी ज़्यादा है, सब लोग अपने देश से ज़्यादा चिंतित हिंदुस्तान को लेकर के थे। जब कोविड महामारी हिंदुस्तान में दस्तक दी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए उस समय कहा था, मुझे ठीक से याद है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप लोग धैर्य रखिए, आप लोग हमारा साथ दीजिए, कोविड के कारण किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और उस समय देशवासियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का साथ दिया। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो किया। लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के कारण तमाम गरीबों को खाने पीने की समस्या आ सकती थी, उनकी रोजगार की समस्या आ सकती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बना करके 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैकेज दे करके गरीबों को इस लॉकडाउन के स्थिति में, कोरोना काल में गरीबों के सामने खाने पीने का कोई संकट ना उत्पन्न हो, यह व्यवस्था अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। 80 करोड़ से ज़्यादा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गरीबों के कल्याण के लिए योजना अगर किसी ने बनाई तो मोदी सरकार ने। 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मुफ्त में राशन देने का काम मोदी सरकार ने किया। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पिछले साल से लगातार, एक बार मोदी जी का और उत्तर प्रदेश की जनता कहती है अब योगी जी का 1 महीने में दूसरी बार मिलेगा, और योगी जी भी गरीबों को राशन प्रदेश सरकार के माध्यम से दोबारा दे रहे हैं। और उसमें केवल राशन नहीं दे रहे हैं, चावल भी दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं, गेहूं भी दे रहे हैं, चना भी दे रहे हैं, कड़ुआ तेल भी दे रहे हैं और नमक भी दे रहे हैं। तो गरीबों को कोविड काल में किसी प्रकार खाने पीने की कोई समस्या ना आए, ये व्यवस्था अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया। इतना ही नहीं, आप सबको याद होगा, मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से ज़्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है हिंदुस्तान में तमाम महामारी आई। पूरी दुनिया वैक्सीन बना लेती थी,
और उसके 20, 25, 30 साल बाद हिंदुस्तान को ऐसे फेंक देती थी, अरे भाई आप भी ले लीजिए। हिंदुस्तान में जब कोविड महामारी आया, पूरी दुनिया चिंतित थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया का नेतृत्व किया और प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों से कहा, हिंदुस्तान के डॉक्टरों से कहा आप वैक्सीन बनाइए, और कहा नहीं 35,000 करोड़ रुपया। देखिए अच्छी बात सुनिए, सब लोग वैक्सीन लगवा लिए होंगे, सब लोग वैक्सीन लगवाए हुए हों, सब लोग वैक्सीन लगवा के बैठे हैं। माननीय सदस्य, आप नहीं, आप बेटे बेटे टिप्पणी मत करो। माननीय सदस्य, आप मुझे संबोधित। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बजट में 35,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। कितने की? 35,000 करोड़ की। और वैज्ञानिकों को पूरी छूट दी कि वैक्सीन ही बनाना महत्वपूर्ण नहीं है। 10, 15, 20, 30 साल में तो कांग्रेस वाले भी कभी इधर उधर से मांग करके लेते आते थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा दुनिया में सबसे पहले अगर वैक्सीन बनाएगा तो हिंदुस्तान बनाएगा, और 35,000 करोड़ रुपया दे करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं 2 वैक्सीन बनाने का काम, कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। और किया नहीं, 165 करोड़ से ज्यादा डोज लगवाने का काम, 75% वयस्क जो हमारे 18 साल से ऊपर के लोग हैं, 75% लोगों को वैक्सीन दोनों डोज लग गई। तो हमारी सरकार ने वैक्सीन भी बनाया। अब 15 से 18 साल के बच्चों की भी वैक्सीन आ रही है, उनको भी अब तो बूस्टर डोज भी लग रहा है। तो आज वैक्सीन, मोदी जी का वैक्सीन जब बन रहा था माननीय अध्यक्ष जी, तो मैं आपसे कहूंगा भारत की वैक्सीन, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी देश के प्रधान, उनके नेतृत्व में देश चल रहा है, सरकार चल रही है। अगर कोई काम होगा तो मोदी जी को श्रेय जाएगा ही, उसमें कहने वाली बात नहीं, हंसने वाली बात नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय जब भारत की वैक्सीन बन करके तैयार हुई तो समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, अन्य विरोधी दल के नेता उस वैक्सीन की हंसी उड़ा रहे थे कि अभी ट्रायल हुआ नहीं, वैक्सीन लग जाएगी, कोई खतरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और हमारे वैक्सीन की आलोचना आपने नहीं किया, इस देश के वैज्ञानिकों की आलोचना कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया। और आज तक समाजवादी पार्टी के मुखिया वैक्सीन लगवाए कि नहीं लगवाए ये तो वो जानते होंगे, लेकिन वैक्सीन के देश के वैज्ञानिकों को वैक्सीन जब बन गई उसके लिए एक ट्वीट पर बधाई भी नहीं दी। हालांकि उनके बारे में कहा जाता है वो ट्विटर नेता है, ट्विटर पर भी प्रतिक्रिया देते हैं। तो देश के हर गरीब को, और आप लोग, तमाम लोग इतिहास जानते हैं, पूरी दुनिया का आंकड़ा ले लीजिए, दुनिया में तमाम देश ऐसे हैं, पूरे देश, तमाम देशों की आबादी को जोड़ दीजिए, उससे ज्यादा वैक्सीन हिंदुस्तान की सरकार ने लगवाया है। और लगवाया नहीं है, मुफ्त में लगवाने का काम अगर किया है तो हमारी सरकार ने किया। मुफ्त में वैक्सीन लगवाने का काम हमारी सरकार ने किया। तो वैक्सीन लगवा करके गरीबों को बचाने का काम मोदी सरकार ने किया। दूसरी लहर आ गई, दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं बढ़ सकता, 1 हफ्ता 10 दिन का समय लगा। सबसे सहयोग लेकर के हजारों की संख्या में ट्रेन चलवा करके लिक्विड ऑक्सीजन मंगवाने का काम हमारी सरकार ने किया। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री केयर फंड से 1200 से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट हिंदुस्तान में और 550 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, मेरे स्वयं के जिले में जहां एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, आज 5 ऑक्सीजन प्लांट हमारे जिले में है। 5। मैंने एक निधि से दिया, मैंने एक निधि से चलाने वाला भी है और सब सारी सुविधाएं भी है। हिंदुस्तान में सबको पता है 60-65 सालों की सरकार में देश की आज़ादी के 1 या 2 एम्स थे कि नहीं थे? मैं कोई आलोचना कर रहा हूं, बताइए। आज हिंदुस्तान में लगभग 18 एम्स बन करके तैयार हैं। और एम्स केवल देश भर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की भी चर्चा करूंगा। गोरखपुर में सुनिए 14 चल रहा है, 18 बन रहा है। और उत्तर प्रदेश, देश के हर राज्य में एक एम्स बनाने की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एम्स बनकर के चालू हो गया, रायबरेली में एम्स बनकर के चालू हो गया। ये व्यवस्था अगर किसी ने किया, अरे आप अपने भाषण में तर्क दे दीजिए। माननीय सदस्य, आप इनको नोटिस मत लीजिए। और माननीय सदस्य, मैं आपको बार बार कह रहा हूं
कि आप बैठे बैठे टिप्पणी मत कीजिए। माननीय गोरखपुर में, हाँ आप चलिए गोरखपुर दिखाते हैं, रायबरेली आपको दिखाते हैं। माननीय सांसद जी अगर कोई आंकड़ा गलत होगा तो आप हमसे बाद में मिल लीजिएगा, बता दीजिएगा। संबोधित मत कीजिए आप। गोरखपुर में एम्स माननीय अध्यक्ष जी बन करके तैयार है, चल रहा है। आज गोरखपुर के एम्स बनने से केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभ नहीं हो रहा है, हमारे बिहार के बड़ी आबादी को लाभ हो रहा है। रायबरेली में एम्स बन करके तैयार हो गया। उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे, भारत सरकार के सहयोग से मैं सांसद बनकर के आया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे। भारत सरकार ने एक योजना बनाई तमाम जिला अस्पताल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बनाने का। उस समय 5 मेडिकल कॉलेज का चयन हुआ, भारत सरकार ने किया उत्तर प्रदेश में। उसमें मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गया, उनसे निवेदन किया कि माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री थे उस समय, स्वास्थ्य मंत्री थे, हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं है। हमारा जिला बस्ती ऐतिहासिक जिला है, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के तमाम सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में बस्ती का नेतृत्व बस्ती ने पूरे आंदोलन का किया है, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं था। कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, 150 वर्ष पुराना जिला है, एक मेडिकल कॉलेज नहीं था। वो आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मोदी सरकार के सहयोग से वहां पर मेडिकल कॉलेज हुआ और योगी सरकार ने निर्माण होने के बाद उसका उद्घाटन कर दिया। आज केवल बस्ती में नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज या तो चल गया या बन रहा है। ये व्यवस्था योगी सरकार ने किया, मोदी सरकार ने सहयोग किया। भारत सरकार के सहयोग से आज उत्तर प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार है। ये काम अगर किसी ने, ये मेडिकल कॉलेज बनने से क्या लाभ होगा? कोई व्यक्ति, एम्स जब गोरखपुर में नहीं था, बस्ती का आदमी, मैं यहाँ सांसद हूँ, आप सब लोग जानते होंगे, मेडिकल एम्स में आप प्रयास करिए तो अगर एक हफ्ता प्रयास करिए तो एक आदमी दिखवा सकते हैं। इतनी भीड़ रहती है, पूरे देश की का लोड रहता है। हम भी प्रयास करते थे, नहीं हो पाता था। आज गोरखपुर में एम्स बन गया तो जो बस्ती का आदमी दिल्ली आता था, किराया खर्च करता था, यहाँ कमरा लेता था, पैसा ज़्यादा खर्च होता था, परेशान होता था, उस परेशानी से मुक्ति हो गई, पैसे की बचत हुई, आराम से गोरखपुर के एम्स में उसकी दवा हो सकती है। बस्ती के मेडिकल कॉलेज में बस्ती का आदमी लखनऊ बनारस जाता था दवा कराने, आज बस्ती में उसका दवा हो सकता है। आज देवरिया में उसकी दवा हो सकती है, सिद्धार्थनगर में उसका दवा हो सकता है। कहाँ जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज है, हर प्रकार की सुविधा ये गरीबों के लिए। हमारी सरकार ने जो कहा सबका साथ सबका विकास, उस दिशा में काम किया। गरीबों को अधिक से अधिक सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराई जाएं, इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया। रही बात, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा जब गरीब आदमी हवाई जहाज पर चलना शुरू कर देगा, तब ये माना जाएगा कि आज हिंदुस्तान में सब लोग बराबर हो गए। हवाई चप्पल पहने हुआ आदमी, और उसके लिए हमने उड़ान योजना बनाई। उस उड़ान योजना के अंतर्गत हिंदुस्तान के तमाम शहरों को एयरपोर्ट से जोड़ने का काम किया, हवाई जहाज ले जाने का काम किया। और उत्तर प्रदेश में अकेले जेवर में, कुशीनगर में, लखनऊ पहले से था, बनारस, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया योजना हमारी सरकार चला रही है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों को खेलने का अवसर दिया जाए, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सांसदों से को निर्देशित किया था, निवेदन किया था कि सभी सांसदों को खिलाड़ियों के लिए कार्यक्रम करना चाहिए, सांसद खेल महाकुंभ। मैं गर्व से कह सकता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि मैं अपने जिले में सांसद खेल महाकुंभ कराया। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उसका उद्घाटन करने गए थे। 50,000 से ज़्यादा ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में अवसर देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया। अभी मेजर ध्यानचंद के नाम से मेरठ में यूनिवर्सिटी, जिसका शिलान्यास अगर किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। इसके पहले आपका ध्यान क्यों नहीं गया कि खिलाड़ी कौन है? बड़े बड़े बाप के लड़के जुगाड़ से खेल करके क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं, फुटबॉल में खेल रहे हैं, वॉलीबॉल में खेल रहे हैं, हॉकी में खेल रहे हैं। गरीबों को ही कोई अवसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि गरीबों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। वह सुविधा गांव-गांव तक अगर देने का किसी ने काम किया है तो मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। आज खिलाड़ियों को हमारे तमाम सांसदों ने खेल महाकुंभ कराया हो। मैं आपको उसकी पुस्तिका छपी है, आपको भी दूंगा और विपक्ष के नेताओं भी दूंगा। कुछ सीखना, हमसे भी अगर कुछ सीख पाई तो सीख ले लीजिए, कुछ सीख करके अच्छा काम करिएगा।
तो ये हर क्षेत्र में मोदी सरकार ने काम किया। टीकाकरण की मैं चर्चा कर रहा था। अकेले उत्तर प्रदेश में 27 करोड़ से ज्यादा प्रथम और द्वितीय डोज टीकाकरण उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने उत्तर प्रदेश के लोगों का करवाया। एक बड़ी उपलब्धि है। अरे अभी बहुत बहुत बोलने के लिए है, थोड़ा कोई श्रमिक ट्रेन एक्सप्रेस, ये इसकी चर्चा करना बहुत आवश्यक है। कोरोना काल में तमाम ऐसे श्रमिक थे जो डरबस अपने अपने स्थानों से निकल रहे थे। तमाम सरकारें हैं, किसी ने कोई चिंता नहीं की। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग सरकार है, सबने उनको अनाज छोड़ दिया। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, हमारे उस समय रेल मंत्री थे पीयूष गोयल जी ने संकल्प लिया कि सभी श्रमिकों को उनके स्थान तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। और उसके लिए 1 मई मजदूर दिवस के दिन श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। 4621 श्रमिक ट्रेनें संचालित की गई, जिसमें 63 लाख से ज़्यादा लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया, भारत सरकार ने किया। ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन की मैंने चर्चा किया कि ट्रेनों से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम अलग अलग प्रदेशों में हमारी सरकार ने किया, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या लोगों के सामने ना आए। अभी मैं गंगा किनारे की भी चर्चा करूंगा। कल बजट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गंगा किनारे 5 किलोमीटर तक हम ऑर्गेनिक खेती को पर जोर देंगे, जिससे वहां पर प्रदूषण भी कम होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसकी देखिए, हमने जो कहा वो हमने किया। हमने कहा कि बनारस में गंगा जी में जहाज चलाएंगे तो हमने जहाज चलाया। हमने कहा कि इलाहाबाद से बनारस की यात्रा करेंगे तो हमने किया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी सरकार इसीलिए जानी जाती है कि मोदी जी जब कुछ बोलते हैं तो देश का अंतिम छोर पर बैठा हुआ गरीब व्यक्ति भी सुनने का प्रयास करता है कि आज मोदी जी जो कह रहे हैं तो हमारे कल्याण के लिए कहेंगे, हमारे विकास के लिए कहेंगे। किसानों की आमदनी दुगनी हो रही है। आज किसान खुशहाल है। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हो रहा है, उस समय आपको भी पता चल जाएगा चुनाव के बाद कि आपकी पार्टी कहां और भारतीय जनता पार्टी कहां है। प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। सच सुनने में ताकत नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की चर्चा मैं जरूर करूंगा कि बार बार इसकी चर्चा होती है कि किसानों के लिए क्या हुआ, किसानों के लिए क्या हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी आने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था, प्रधानमंत्री जी गए थे और उस समय चुनाव के 1 साल पहले हमारी सरकार ने किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया डालने का निर्णय लिया। और उस समय हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो किसानों का कर्जा हम माफ़ करेंगे। और कहा नहीं, 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने का काम अगर किसी ने उत्तर प्रदेश में किया तो मोदी सरकार और योगी सरकार ने प्रथम कैबिनेट बैठक में किया था, प्रथम कैबिनेट बैठक में। तो इस नाते ये ना कहिए कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं, हम जो कहते हैं उसको हम करते हैं। एक बहुत बड़ी योजना, बहुत महत्वपूर्ण योजना मोदी सरकार ने चालू की है। पिछले 2 सालों से योजना चल रही है, हर गरीब को शुद्ध पानी देने का हर घर नल योजना। उस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने 2024 तक हर घर, हिंदुस्तान के हर गरीब के घर तक शुद्ध पानी मिल जाए पीने का। क्योंकि पानी के कारण तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं। बड़े लोग तो अपने घर में आरओ भी लगा लिए हैं, मिनरल वाटर भी पी रहे हैं। गरीब तो परेशान है बेचारा, उसको नल का या कुएं का पानी ही पीना पड़ता है। उसका यह सपना था कि हमको भी शुद्ध पीने का पानी मिल जाए। जो शुद्ध पानी मिल जाएगा तो उसको बीमारी नहीं होगी, वो स्वस्थ रहेगा।
हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुद्ध पीने का पानी के लिए 2024 तक इसको पूरा करने के लिए 3,50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और उत्तर प्रदेश में अकेले 30,000 से ज़्यादा अधिक ग्राम पंचायतों में यह योजना चल रही है। कई जगह कंप्लीट हो गई है। आने वाले समय में केंद्र सरकार की इस योजना को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संकल्प लेकर के, लक्ष्य लेकर के कम से कम समय में पूरा करने का काम भी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी, जिससे गरीबों के घर में शुद्ध पीने का पानी समय से पहुंच जाए और गरीब पानी के कारण बीमार ना हो, उसको किसी प्रकार की बीमारी ना हो। यह व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। अरे भाई बोलेंगे भाई, क्यों हमको कोई नहीं। एक चर्चा लोकसभा जब हमारी सरकार आई तो जनधन खाता, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाया जनधन खाता खुलवाने के लिए। अब जनधन खाता जब खुल रहा था तो तमाम विपक्ष के नेता कह रहे थे ये खाता खुलने से क्या होगा, ये खाता खुलने से क्या होगा। आप बताइए खाता किसका खुला था? 50% से ज्यादा हिंदुस्तान के गरीब माताओं बहनों का खाता नहीं था, क्योंकि सबको पता है बैंक में खाता उसका खुलता है जिसके पास पैसा होता है। गरीबों के पास पैसा नहीं था, गरीबों के पास पैसा नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय सदस्य आप बीच बीच में न उठें, चर्चा न करें। कोई एक सेकंड की चर्चा हो तो कर ले, लंबी बैठकर आपस में चर्चा न करें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाएंगे, और जब खाता खुलना शुरू हुआ तो उसकी आलोचना तमाम लोग करना शुरू कर दिए। खाता खुलवाने से क्या हो जाएगा, खाता खुलवाने से क्या हो जाएगा, खाता खुलवाने से क्या हो जाएगा। हमारी सरकार ने 50 करोड़ गरीबों को मुफ्त में खाता खुलवाया, जनधन खाता। और खाता नहीं खुलवाया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कुछ लेन देन करते रहिए, कुछ पैसा डालते और निकालते रहिए, आपका खाता चलता रहेगा। तो 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट करने की व्यवस्था हम देंगे। वो 5,000 रुपया ले लीजिए, अपना छोटा मोटा कारोबार कर लीजिए और उसके बाद धीरे धीरे जमा कर दीजिए। इतना ही नहीं, 1 रुपया प्रतिदिन, 30 रुपया, 1 रुपया महीना, 12 रुपया, 30 रुपया सालाना पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा देने का काम हमारी सरकार ने किया उसी योजना के अंतर्गत। जब सबका खाता खुल गया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, और बार बार कहा, इस लोकसभा में भी कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त किया जाए, इस दिशा में मोदी सरकार ने गरीबों के हक में, सबको याद होगा, एक पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने अपने भाषण में एक बार कहा था कि जब हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा रास्ते में रह जाता है। तो 85 पैसा जो गरीबों का हक है वो रास्ते में न रह जाए, इसके लिए हम जनधन खाता खुलवा करके भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को गरीबों के उस खाते से जोड़ना और डायरेक्ट गरीबों का पैसा, उनके पेंशन की योजना हो, श्रमिक को जो पैसा दे रही है भारत सरकार वो योजना हो, गैस की सब्सिडी हो, खाद की सब्सिडी हो, जितनी भारत सरकार की योजनाएं या प्रदेश सरकार की योजना है डायरेक्ट गरीबों के खाते में जाए। ये व्यवस्था अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया, और उसमें भी 55% से ज्यादा गरीब माताओं का खाता खुला है। 100 में 55 गरीब माताओं का खाता खुला है और 45 में पुरुष हैं। तो एक बड़ी संख्या में गरीब माताओं को यह सुविधा देने का काम हमारी सरकार ने किया। 8 करोड़ 70 लाख स्वयं सहायता समूह को भी डायरेक्ट इन खातों से जोड़ करके इनके खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने का काम हमारी सरकार कर रही है। अरे क्यों परेशान है भाई, क्यों परेशान है? मैं कुछ और महत्वपूर्ण बात आपसे करूंगा। तमाम योजना भारत सरकार ने चलाई, उन योजनाओं में
लगातार हमको सफलता मिल रही है, चाहे स्मार्ट सिटी की योजना हो, चाहे मेट्रो की योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन दिशा में भारत सरकार लगातार काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने गंभीरता से उन योजनाओं को 100% उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए, इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया। और इसलिए मैं कह सकता हूं, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 का प्रथम पुरस्कार अगर किसी को मिला है तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है। हमारे सर्वाधिक रोजगार MSME के द्वारा अगर मिला है 45,166 ऐसे समूहों को दिया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 4143 इकाइयों को, एक एक इकाई में सैकड़ों लोग जुड़े रहते हैं, हजारों लोग जुड़े रहते हैं, उनको रोजगार देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। देश में सबसे ज़्यादा अच्छा अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व्यवस्थित तरीके से गरीब किसान के खाते में गई है तो उत्तर प्रदेश में गई है। यह भारत सरकार ने गन्ना के किसान उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में रहते हैं और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार, उसके पहले की सरकारों ने गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया था। हमारी योगी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान जो बकाया था उसका भुगतान किया। और कितना किया है अली जी, आप सुन लीजिए, ये कर लीजिए, ये सुन लीजिए, ये आप सुन लीजिए, बताइएगा। गन्ना का बकाया भुगतान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 1,52,000 करोड़ रुपए का भुगतान पिछली सरकारों का, अपनी सरकार का तो हम कर ही रहे हैं, पिछली सरकारों का योगी सरकार ने किया। ये गन्ना और किसानों की बात करते हैं। जब आएंगे तो शुगर मिल बेच देंगे, जब आएंगे तो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाएंगे। हमारे स्वयं के जिले में मुंडेरवा शुगर मिल थी जो 25 सालों से बंद थी, तमाम सरकारों में वहां पर गोलियां चली, 3 किसान शहीद हो गए। मोदी जी गए बस्ती में, उन्होंने अपने भाषण में कहा था हमारी सरकार आएगी तो मुंडेरवा की शुगर मिल हम चालू करवाएंगे। और कहा नहीं, सरकार आने के बाद योगी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में मुंडेरवा में नई शुगर मिल निर्माण का काम किया और शुगर मिल बनके तैयार हो गई, 2 सालों से चल रही। ये काम हम कहते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। सौभाग्य योजना में 1,38 लाख घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर दिया गया। 43 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास निर्माण कराने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। सर्वाधिक कोरोना जांच एवं टीकाकरण करने वाला राज्य अगर है तो उत्तर प्रदेश सरकार है। सैनिटाइजर का उत्पादन करने में सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। प्रदेश के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने वाला प्रदेश अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। 4 एक्सप्रेस वे और 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जहां पर है वो उत्तर प्रदेश है। चिकित्सा क्षेत्र में 44 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण, 16 का काम जारी है। ये अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश ने किया है। अटल पेंशन योजना में 36,60,615 लोगों को लाभ देकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो उत्तर प्रदेश ने किया है। 4.5 लाख नौकरियों की बात मैं कर रहा हूं, नेताजी भी सुन रहे हैं, नौकरियों की मैं बात कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी की सरकार में नौकरियां दी जाती थी किसको? 3-4 जिले के लोगों को, और भेदभाव के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद कोई ये कह दे कि फॉर्म भरने के बाद 1 पैसा अतिरिक्त लगा हो, फॉर्म भरा, गरीब का लड़का भी योग्यता के आधार पर 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी योगी सरकार ने दिया, 4.5 लाख से ज्यादा। और गरीब के बेटे को नौकरी मिली है, किसान के बेटे को नौकरी मिली है, योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है। 3.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों को नौकरी देने का काम योगी सरकार ने किया। 86 लाख किसानों को 36,000 करोड़ का कर्ज माफ करने का काम योगी सरकार ने किया। और 1,38,000 करोड़ सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प, 1,38,000 सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प अगर किसी ने किया है तो योगी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी,
कर रहे हैं एक अच्छा, नियम क्या है? नियम बताओ, किस नियम के तहत उठा रहे हो? नहीं ले सकते सर। नियम बताओ ना। मेंबर ऑफ द हाउस पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो कोई नियम के तहत आता है माननीय सदस्य। सर, ऐसा नहीं कह सकते सर। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं पार्टी ने मुझे आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। वैसे हमारे तमाम मित्रगण हैं, रोज मिलते भी हैं, लेकिन इस अवसर पर इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, तो इनकी नेताजी पूछेंगे आप बैठ के क्या कर रहे थे, तो उनको वहाँ पर सर्टिफिकेट लेना है। इस नाते उसमें कोई बात नहीं। मैं पुनः एक बार माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण का समर्थन करता हूं और अपनी बात रखने का अवसर मुझे पार्टी ने दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय अध्यक्ष जी का, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इतना समय आपने मुझे दिया। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।